नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं उपन्यास राग दरबारी का अगला भाग। सामने सड़क से चांदनी में 3 आदमी चोर चोर चीखते हुए निकले। उनके पीछे 2 आदमी उसी तरह चोर चोर का नारा बुलंद करते हुए निकल गए। फिर एक अकेला आदमी उसी तरह चोर चोर का हल्ला मचाता हुआ निकला। सबके हाथों में लाठियां थीं, सभी दौड़ रहे थे और चोरों को दौड़ा भी रहे थे। जुलूस में सबसे बाद में निकलने वालों में बद्री ने कुछ को पहचाना। वह भी दौड़कर उन्हीं में मिल गए। पुकार कर बोले, कौन है छोटे, चोर कहाँ हैं? छोटे ने हाफते हाफते कहा, आगे आगे निकल गए। कुछ देर शांति रही। रूपन बाबू और रंगनाथ बैठक का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर छत पर वापस चले आए। नीचे से वैद्य जी खखार कर बोले, कौन है? रूपन बाबू ने जवाब दिया, चोर हैं पिताजी। वैद्य जी घबराहट में गरज कर बोले, कौन? रूपन, तुम छत पर हो? रूपन ने गांव में उठते हुए शोर को अपनी ओर से यथाशक्ति बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ, हम ही हैं। क्यों जानबूझकर पूछ रहे हैं? चैन से सोते क्यों नहीं? वैद्य जी अपने छोटे लड़के की यह आदर भरी वाणी सुनकर चुप हो गए। छत पर रूपन बाबू और रंगनाथ गांव भर में फैलती फूटती आवाजों को सुनते रहे। कोई मकान के पिछवाड़े चिल्लाया, मार डाला। और शोर, किसी ने चीख कर कहा, अरे नहीं छोटे, यह तो भगवती है, छोड़ो इसे छोड़ो। उधर उधर चोर उधर गए हैं। कोई रो रहा था, किसी ने सांत्वना दी, अरे क्यों राण जैसा रो रहा है? एक डंडा पड़ गया, उसी से फाय फाय कर रहा है। रोते रोते उसने जवाब दिया, हम भी कसर निकालेंगे, देख लेंगे। फिर कोहराम उधर उधर जाने न पाए। ये दाएं से एक लाठी मार उछल के, क्या साला बाप लगता है? रंगनाथ को उत्साह और उत्सुकता के साथ ही साथ मजा भी आने लगा था। यह भी कैसा नियम है, यहाँ लाठी चलाते समय बाप को ही अपवाद रूप में छोड़ दिया जाता है। धन्य है भारत, तेरी पितृभक्ति। रूपन बाबू बोले, भगवती और छोटे की चल रही थी। लगता है इसी धमा चौकड़ी में छोटे ने कुछ कर दिया। रंगनाथ ने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ बात है। रूपन बाबू उपेक्षा के साथ बोले, गड़बड़ क्या है, दांव लग जाने की बात है। छोटे देखने में भोंदू लगता है पर बड़ा घाघ है। दोनों फिर चारों ओर की भगदड़ और शोर की ओर कान लगाए रहे। रंगनाथ ने कहा, शायद चोर निकल गए, वह तो यहाँ हमेशा ही होता है। रंगनाथ ने रूपन को ग्राम प्रेम की चापलूसी करनी चाहिए। बोले, शिवपालगंज में चोर आकर निकल जाएं, यह तो संभव नहीं। बद्री दादा बाहर निकले हैं तो 1-2 पकड़े ही जाएंगे। किसी पुरानी पीढ़ी के नेता की तरह अतीत की ओर हसरत के साथ देखते हुए रूपन बाबू ने ठंडी सांस भरी। कहने लगे, नहीं रंगनाथ दादा, अब वह पहले वाले दिन गए। वह ठाकुर दूरबीन सिंह का जमाना था। बड़े बड़े चोर शिवपालगंज के नाम से थर्राते थे। रूपन बाबू की आंखें वीर पूजा की भावना से चमक उठीं, पर बात यहीं रुक गई। शोर का आखिरी दौर चल निकला था और लोग आसमान फाड़ने के उद्देश्य से बजरंगबली की जय बोलने लगे। रंगनाथ ने कहा, लगता है कोई चोर पकड़ा गया। रूपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं गजहा लोगों को खूब जानता हूँ। चोरों को गांव से बाहर खदेड़ दिया होगा। चोरों ने खुद इन्हें गांव के बाहर नहीं खदेड़ा। यही क्या कम है? इसी खुशी में जय जयकार लगाई जा रही है। चांदनी में लोग 2-4 के गुट बनाकर किचमिच करते हुए सड़क और दूसरे रास्तों से आ जा रहे थे। रूपन बाबू ने मुंडेर के पास खड़े होकर देखा। एक गुट ने नीचे से कहा, जागते रहना रूपन बाबू, रात भर होशियारी से रहना। रूपन बाबू घड़ा के साथ वहीं से बोले, जाओ, बहुत नक्शेबाजी न झाड़ो। रंगनाथ को समझ में नहीं आया कितनी अच्छी सलाह का रूपन बाबू इस तरह क्यों तिरस्कार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद
यही सलाह गांव के कोने कोने में गूंजने लगी, जागते रहो जागते रहो। शोर अब रह रह कर हो रहा था। चारों ओर सीटियां भी सुनाई देने लगी थीं। रंगनाथ ने कहा, ये सीटियां कैसी हैं? रूपन बाबू बोले, क्या पुलिस शहर में गश्त नहीं लगाती? ओहो, तो पुलिस भी अब मौके पर आ गई। जी हाँ, पुलिस ने ही तो गांव वालों की मदद से डाकुओं का मुकाबला किया है। पुलिस वालों ही ने तो उन्हें यहाँ से मार भगाया। रंगनाथ आश्चर्य से रूपन की ओर देखने लगा। डाकू? हाँ हाँ, डाकू नहीं तो और क्या। चांदनी रात में कभी चोर भी आते हैं, ये डाकू ही तो थे। रूपन बाबू जोर से ठहाका लगाकर हंसे। दादा, ये गजहा लोगों की बातें हैं, मुश्किल से समझोगे। मैं तो जो अखबार में छपने वाला है उसका हाल आपको बता रहा हूँ। एक सीटी मकान के बिल्कुल नीचे सड़क पर बजी। रूपन बोले, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं, दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यही मास्टर मोतीराम शहर के अखबार के संवाददाता हैं। उन्होंने चोरों को डाकू भी न बताया तो मास्टर मोतीराम होने के फायदा ही क्या? रंगनाथ हंसने लगा। सीटियां और जागते रहो की आवाजें दूर दूर तक बिखरने लगीं। इधर उधर के मकानों पर लोगों ने दरवाजे खुलवाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोल दो मुन्ना, से लेकर मर गए ससुरे, अरे हम पुकार रहे, तुम्हारे बाप तक की शैलियां दरवाजा खुलवाने के लिए प्रयोग में आने लगी। वैद्य जी के मकान पर भी किसी ने सदर दरवाजे की सांकल खटकाई। बाहर लेटने वाला एक हलवाहा जोर से खांसा। सांकल दोबारा खटकी। रंगनाथ ने कहा, बद्री दादा होंगे, चलो ताला खोल दें। वे लोग नीचे आ गए। ताला खोलते खोलते रूपन ने पूछा, कौन? बद्री ने दहाड़ कर कहा, खोलते हो कि नहीं? कौन कौन लगाए हो? रूपन ने ताला खोलना बंद कर दिया। बोले, क्या नाम है? उधर से गला फाड़कर आई। रूपन, कहे देता हूँ, चुपचाप दरवाजा खोल दो। कौन? बद्री दादा? हाँ हाँ, बद्री दादा ही बोल रहा हूँ, खोलो जल्दी। रूपन ने ढीले ढाले हाथों से ताला खोलते हुए कहा, बद्री दादा, अपने बाप का नाम भी बता दो। बद्री दादा ने कोसते हुए वैद्य जी का नाम बताया। रूपन ने फिर पूछा, दादा जरा अपने बाबा का भी नाम बताओ। उन्होंने उसी तरह कोसते हुए बाबा का नाम बताया। फिर पूछा, पर बाबा का नाम? बद्री ने दरवाजे पर मुक्का मारा। कहा, अच्छा न खोलो, जाते हैं। रूपन बाबू ने कहा, दादा जमाना जोखिम का है, बाहर चोर घूम रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर बाबा का नाम भूल गए हो तो न बताओ, पर गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं, गुस्से का काम बुरा है। बद्री पहलवान की असलियत की परीक्षा ले चुकने और क्रोध की निस्सारता पर अपनी राय देने के बाद रूपन ने दरवाजा खोला। बद्री पहलवान विच्छू के डंक की तरह तिलमिलाते हुए अंदर आए। रूपन ने पूछा, क्या हुआ दादा, अभी चोर भाग गए? बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप जीना चढ़कर ऊपर आ गए। रूपन नीचे ही अंदर चले गए। ऊपर के कमरे में रंगनाथ और बद्री पहलवान जैसे ही अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे, तभी नीचे गली से किसी ने पुकारा, उस्ताज नीचे आओ, मामला बड़ा गिचपिच हो गया है। बद्री ने कमरे के दरवाजे से ही पुकार कर कहा, क्या हुआ छोटे, सोने दोगे कि रात भर यहीं जोते रहोगे? छोटे ने वहीं से जवाब दिया, उस्ताद सोने बोने की बात छोड़ो, अब तो रपट की बात हो रही है। उधर तो साले गली गली में चोर चोर कर रहे हैं, इधर इसी चिल्पों में किसी ने हाथ मार दिया, गया दिन के यहाँ चोरी हो गई, उतर आओ। छत पर कमरे के सामने टीन पड़ी थी। टीन के नीचे रंगनाथ था। रंगनाथ के नीचे चारपाई थी। दिन के 10 बजे थे। अब आप मौसम का हाल सुनिए। कल रात को बादल दिखाई दिए थे, बेअब छट चुके थे। हवा तेज और ठंडी थी। पिछले दिनों गरज के साथ छींटे पड़े थे। इस घपले के खत्म हो जाने पर पूस का जाड़ा अब बाकायदा शुरू हो गया था। बाजार में बिकने वाली 90% मिठाइयों की तरह धूप खाने में नहीं पर देखने में अच्छी लग रही थी। वह सब तरफ थी, पर लगता है सिर्फ सामने नीम के पेड़ पर ही फैली थी। रंगनाथ नीम पर पड़ती हुई धूप देख रहा था। नीम के पेड़ शहर में भी थे और धूप को उन पर पड़ने की और रंगनाथ को उसे देखने की वहां कोई मुमानियत नहीं थी।
पर उसने यह धूप गांव में ही आकर देखी। ऐसा उसी के नहीं बहुत से लोगों के साथ हुआ करता है। वास्तव में यहाँ आ जाने पर रंगनाथ का रवैया उन टूरिस्टों का सा हो गया था जो सड़कें, हवा, इमारतें, पानी, धूप, देश प्रेम, पेड़ पौधे, कमीनापन, शराब, कर्मनिष्ठा, लड़कियां और विश्वविद्यालय आदि वस्तुएं अपने देश में नहीं पहचान पाते और उन्हें विदेशों में जाने पर ही देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि रंगनाथ की आंखें धूप की ओर देख रही थीं, पर दिमाग हमारी प्राचीन संस्कृति में खोया हुआ था, जिसमें पहले से ही सैकड़ों चीजें खोई हुई हैं और शोधकर्ताओं के खोजने से ही मिलती हैं। रंगनाथ ने शोध के लिए एक ऐसा ही विषय चुना था। हिंदुस्तानियों ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में अंग्रेजों की मदद से एक विषय की इजाद की थी जिसका नाम इंडोलॉजी है। रंगनाथ के शोध का संबंध इसी से था। इंडोलॉजी के शोधकर्ताओं को पहले इस विषय के शोधकर्ताओं का शोध करना पड़ा और रंगनाथ वही कर रहा था। 2 दिन पहले शहर जाकर यूनिवर्सिटी पुस्तकालय से वह बहुत सी किताबें उठा लाया था और इस समय नीम पर फैली धूप की मार्फत उनका अध्ययन कर रहा था। उसके दाएं मार्शल और बाईं ओर कनिंघम विराजमान थे। विंटरनीच बिल्कुल नाक के नीचे थे। कीथ पीछे की ओर और पायजामे से सटे थे। स्मिथ पैताने की ओर ढकेल दिए गए थे और वहीं उल्टी पलटी हालत में राइस डेविस की झलक दिखाई दे रही थी। पर्सी ब्राउन को तकिए ने ढक दिया था। ऐसी भीड़ भाड़ में काशी प्रसाद जायसवाल बिस्तर की एक सिकुड़न के बीच औंधे मुंह पड़े थे। भंडारकर चादर के नीचे से कुछ सहमे हुए झांक रहे थे। इंडोलॉजी की रिसर्च का समा बंध गया था, इसलिए रंगनाथ को आज तक हाउ हाउ की आवाज सुनाई दी तो स्वाभाविक था कि वह समझता कि कोई ऋषि सामवेद का गान कर रहा था। थोड़ी देर में हाउ हाउ और नजदीक आ गया। उसने समझा कि कोई हरिशेड़ समुद्रगुप्त की दिग्विजय फेफड़ा फाड़ फाड़ कर सुना रहा है। इतने में वह हाउ हाउ बिल्कुल नीचे की गली में सुनाई दिया और उसमें मार डालूंगा साले को जैसे 2-4 ओजस्वी वाक्यों की मिलावट भी जान पड़ी। तब रंगनाथ समझ गया कि मामला खालिस गजहाँ है। वह मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया। गली में झांकने पर उसने एक नौजवान लड़की दिखाई दी। उसका सिर खुला था, साड़ी इधर उधर हो रही थी, बाल रूखे और ऊल जुलूल थे, उसके होंठ बराबर चल रहे थे। पर इन्हीं बातों से यह न सोच बैठना चाहिए कि लड़की शहर की थी या ताजे फैशन की थी। वह ठेठ देहात की थी, निहायत गंदी थी और उसके होंठ च्युइंगम खाने की वजह से नहीं बल्कि अपने साथ की बकरियों को हल्ले हल्ले कहने की वजह से हिल रहे थे। 4-6 छोटी बड़ी बकरियां दीवार की दरार में उगते हुए पीपल के पौधों को चर रही थीं या चरकर किसी दूसरी दरार की ओर उसमें उगने वाले किसी दूसरे पीपल की तलाश कर रही थीं। रंगनाथ चारागाही वातावरण का यह दृश्य देखता रहा और उसमें हाउ हाउ के उद्गम की खोज करता रहा। वहां हाउ हाउ नहीं था। निगाह हटाते हटाते उसने लड़की के चेहरे को भी देख लिया। जो लड़की का जिक्र आते ही ताली बजाकर नाचने लगते हैं और फर्श से उछलकर छत से टकरा जाते हैं, उनके लिए जैसे कोई भी लड़की वैसे ही यह लड़की भी खूबसूरत थी। पर सच बात तो यह है कि बकरियां उससे ज्यादा खूबसूरत थीं। हाउ हाउ उद्गम का पता नहीं चला, पर वह आवाज कान के बराबर गूंजती रही। रंगनाथ ने पर्सी ब्राउन, कनिंघम आदि को छत पर वैसे ही पड़ा रहने दिया और नीचे उतरकर दरवाजे पर आ गया। इस समय वैद्य जी दवा खाने का काम कर रहे थे। 4-6 मरीजों और शनिचर को छोड़कर वहां और कोई नहीं था। हाउ हाउ की आवाज अब बिल्कुल नुक्कड़ पर आ गई थी। रंगनाथ ने शनिचर से पूछा, यह सुन रहे हो? शनिचर चबूतरे पर बैठा हुआ कुल्हाड़ी में बैठ जड़ रहा था। उसने अपनी जगह से घूमकर हवा की ओर कान उठाया। कुछ क्षणों तक हाउ हाउ सुनता रहा। अचानक उसके माथे से चिंता की झुर्रियां खत्म हो गईं। उसने इत्मीनान से कहा, हाँ, कुछ हाउ हाउ जैसा सुनाई तो दिया है।
लगता है छोटे पहलवान से कुशहर की फिर लड़ाई हुई है। यह बात उसने इस अंदाज में कही जैसे किसी भैंस ने दीवार में सींग रगड़ दिए हों। वह घूमकर फिर अपने प्रारंभिक आसन पर बैठ गया और बसूले से कुल्हाड़ी के बेंट को पतला करने लगा। अचानक हाव हाव सामने आ गया। वह लगभग 60 साल का एक बुढ़ा आदमी था। देह से मजबूत, नंगे बदन, पहलवानी ढंग से घुटनों तक धोती बंधी हुई। उसके सर पर 3 चोटें थीं और तीनों से अलग अलग दिशाओं में खून बह रहा था। यह एक तरह का खून भी आपस में मिलना पसंद नहीं करता। वह जोर जोर से हाव हाव करता हुआ दोनों हाथ उठाकर हमदर्दी की भीख मांग रहा था। रंगनाथ खून का दृश्य देखकर घबरा गया। शनिचर ने उससे पूछा, ये कौन है? इन्हें किसने मारा है? शनिचर ने कुल्हाड़ी का बेंट और वसूला धीरे से जमीन पर रख दिया। घायल बुजुर्ग को उसने हाथ पकड़कर चबूतरे पर बैठाया। बुजुर्ग ने असहयोग के जोश में उसका हाथ झटक दिया, पर बैठने से इनकार नहीं किया। शनिचर ने आंखें सिकोड़कर उसके घावों का मुआयना किया और फिर वैद्य जी की ओर होंठ बिदकाकर इशारे से बताया कि घाव गहरे नहीं हैं। उधर बुजुर्ग का हाव हाव अब द्रुत लय छोड़कर विलंबित की तरफ आने लगा और बाद में बड़े ही ठस किस्म की ताल में अटक गया। ऐसी बात गायकी की पद्धति के हिसाब से उल्टी पड़ती थी, पर मतलब साफ था कि वे उखड़ नहीं रहे थे, बल्कि जमकर बैठे रहे। शनिचर ने संतोष की सांस ली, जिसे दूर दूर तक लोगों ने सुना ही नहीं, देख भी लिया। रंगनाथ हक्का बक्का खड़ा था। शनिचर ने एक अलमारी से रुई निकालते हुए कहा, तुम पूछते हो इन्हें किसने मारा? यह भी कोई पूछने की बात है? एक लोटे में पानी और रुई लेकर वह बुजुर्ग के पास पहुंचा और वहीं से बोला, इन्हें और कौन मारेगा? ये छोटे पहलवान के बाप हैं। उसे छोड़कर किस साले में दम है कि इनको हाथ लगा दे? शायद छोटे पहलवान की इस प्रशंसा से कुशहर के, जिनका पूरा नाम कुशहर प्रसाद था, मन को कुछ शांति पहुंची। वहीं से वैद्य जी बोले, महाराज इस बार तो छुटुआ ने मार ही डाला। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बंटवारा कर दो, नहीं तो आगे कभी मेरे ही हाथों उसका खून हो जाएगा। वैद्य जी तख्त से उतरकर चबूतरे तक आए। घाव को देखकर अनुभवी आदमियों की तरह बोले, चोट बहुत गहरी नहीं जान पड़ती, यहाँ की अपेक्षा अस्पताल जाना ही उचित होगा, वहीं जाकर पट्टी बंधवा लो। उसके बाद उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए बोले, छोटे का आज से यहाँ आना बंद, ऐसे नारकी लोगों के लिए यहाँ स्थान नहीं। रंगनाथ का खून उफनने लगा था। बोला, ताज्जुब है इस तरह के लोगों को बद्री दादा अपने पास बैठाते हैं। बद्री पहलवान धीरे से घर से बाहर आ गए। लापरवाही से बोले, पढ़े लिखे आदमी को समझ बूझकर बोलना चाहिए, क्या पता किसका कसूर है। ये कुशहर भी किसी से कम नहीं है। इनके बाप गंगा दयाल जब मरे तो यह उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे, कहते थे कि घाट तक घसीटकर डाल आएंगे। कुहर प्रसाद ने एक बार फिर बड़े कष्ट से हाव हाव कहा, जिसका अर्थ था कि बद्री ऐसी बात कहकर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। फिर वे अचानक उठकर खड़े हो गए और दहाड़ कर बोले, वैद्य महाराज अपने लड़के को रोको, ये सब इसी तरह की बातें कहकर एकाध लाशें गिरवाने पर तुले हैं, इन्हें चुप करो, नहीं तो खून हुए बिना नहीं रहेगा। अस्पताल तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं थाने जा रहा हूं। छोटुआ को इस बार अदालत का मुंह न दिखाया तो गंगा दयाल की नहीं दोगले की औलाद कहना। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें घाव दिखाने आया था। देख लो वैद्य महाराज, यह खून बह रहा है, अच्छी तरह देख लो, तुम्ही को गवाही में चलना पड़ेगा। वैद्य ने घाव देखने की इच्छा नहीं दिखाई। वे अपने मरीजों की ओर देखने लगे, साथ ही प्रवचन देने लगे कि पारस्परिक कलह शोक का मूल है। यह कहते हुए उदाहरण देने के लिए वे झपट कर इतिहास के कमरे में घुसे और यही कहते हुए पुराण के रोशनदान से बाहर कूद आए। पारस्परिक कलह को शोक का मूल साबित करके उन्होंने कुशहर को सलाह दी कि थाना कचहरी के चक्कर में न पड़ना चाहिए। उसके बाद वे दूसरे प्रवचन पर आ गए, जिसका विषय था कि थाना कचहरी भी शोक का मूल है।
क्वेसर ने दहाड़ कर कहा, महाराज यह ज्ञान अपने पास रखो, यहाँ खून की नदी बह गई और तुम हम पर गांधीगिरी ठास रहे हो। यही बद्री पहलवान तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठे तो देखूंगा ये लोग बाँचकर कैसे अपने मन को समझाते हो। वैद्य जी की मूछें थरथराई, जिससे लगा कि वे अपमानित हुए हैं, पर उनके मुंह पर मुस्कान छिटक गई, जिससे लगा कि वे अपमानित होना नहीं चाहते थे। उपस्थित ही लोगों के चेहरे खिंच गए और साफ जाहिर हो रहा था कि क्वेसर को अब यहाँ हमदर्दी की भीख नहीं मिलेगी। बद्री पहलवान ने दुत्कार कर कहा, जाओ जाओ, लगता है छुटुआ से लड़कर लड़ास पूरी नहीं हुई, जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो, यहाँ बहुत न टिलटिलाओ। छोटे पहलवान, जैसा कि अब तक जाहिर हो चुका, खानदानी आदमी थे। उन्होंने अपने परदादा तक का नाम याद था और हर खानदानी आदमी की तरह वे उनके किस्से बयान किया करते थे। कभी कभी अखाड़े पर वे अपने साथियों से कहते थे, हमारे परदादा का नाम भोलानाथ था। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। नथुने हमेशा फड़का ही करते थे। रोज सवेरे उठकर वे पहले अपने बाप से टुर्र पुर्र करते थे, तब मुंह में पानी डालते थे। टुर्र पुर्र न होती तो उनका पेट गड़गड़ाया करता। छोटे पहलवान की बातों से अतीत का मोह टपकता था। उनके किस्से सुनते ही 19वीं सदी के किसी गांव की तस्वीर सामने आ जाती थी, जिसमें गाय बैलों के भरे पूरे दरवाजे पर गोबर और मूत की ठोस खुशबू के बीच नीम की छांव तले जिस्म पर टपकती हुई लसलसी निमकौड़ियाँ, झड़ते हुए दो महापुरुष नंगे बदन अपनी अपनी चारपाइयों पर उठ बैठते और उठते ही एक दूसरे को देर तक सोते रहने के लिए गाली देने लगते थे। दो में एक बाप होता था, एक बेटा। फिर दोनों एक दूसरे को जमीन में जिंदा गाड़ देने की बात करते हुए अपनी अपनी चारपाइयाँ छोड़ देते और मुख्य विषय से दूर जाकर दो चार अनगर्ल बातें कहकर अपने अपने काम में लग जाते। एक बैलों की पूंछ उमेटता हुआ अपने खेतों की ओर चल जाता, दूसरा भैंस चराने के लिए दूसरों के खेतों की ओर चला जाता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।